टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 2 हो गया है। कल हमने जो पहली एक्सरसाइज थी हमारी वैदिक गणित, उस वैदिक गणित में हमने निखिलम विधि से भाग किया था। तो निखिलम विधि से भाग हमने किया था तो 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे। आज एक क्वेश्चन और उसका लेते हैं। तो उसका जो पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है वो है हमारा 1013 भाग 88। 1013 में भाग देना है 88 का। तो सबसे पहले वापस से एक बार करते हैं कि ये जो आगे वाली संख्या है ये तो हमारी होती है भाजक, और ये जो पीछे वाली संख्या है ये जो आगे वाली संख्या है ये तो होती है भाज्य, और ये जो पीछे वाली संख्या है ये हमारी होती है भाजक। तो ये जो भाजक है, इस भाजक से हमें उस प्रश्न में आधार मानना है। क्या मानना है उसमें? आधार। अब देखो कितने दे रखी है संख्या 88, तो 88 का आधार कितना माने? तो कल मैंने बताया था कि आधार या तो 10 माना जाता है, या फिर 100 माना जाता है, या फिर 1000 माना जाता है। तो 1000 वाले क्वेश्चन हमारे नहीं है, तो हम कितने मानेंगे? या तो 10 मानेंगे या फिर 100 मानेंगे। तो ये जो 88 है ये हमारे 10 के पास में आते हैं या फिर 100 के पास में आते हैं? बताओ देखिए। तो ये जो 88 है वो हमारे 100 के पास में आते हैं, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब फिर वापस वही 3 खंड बनाने हैं। तो ये लो 3 खंड बना लिए, बन गए 3 खंड। ये लो ऐसे बन गए, एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है। वापस बताता हूँ कि ये जो हमारा ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक है। और ये जो आगे वाली संख्या होती है, इस आगे वाली संख्या को हम कहते हैं भाज्य। इस आगे वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य। तो मैंने बताया था कि जो पहला वाला खंड है वो भाजक का होता है। किसका होता है? भाजक का होता है। तो यहाँ भाजक हमारा कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। फिर दूसरा वाला खंड और तीसरा वाला खंड ये हमारे भाज्य के लिए होता है, जिसमें हम भाज्य लिखते हैं। हमारे जो भाग कर रहे हैं उस भाग में यदि आधार में 2 जीरो है, कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो हमारे तृतीय खंड यानी तीसरे खंड में 2 अंक आते हैं। और यदि इसमें 1 जीरो हो तो यहाँ कितना अंक आ जाएगा? 1 ही अंक आएगा। तो हमारे यहाँ इसमें आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 जीरो है तो यहाँ कितने अंक आ जाएंगे जी? 2 अंक आ जाएंगे। और बाकी सारे अंक किस में आ जाएंगे? द्वितीय खंड में, यानी कि दूसरे वाले खंड में आ जाएंगे। अब क्या करना है? तो अब इसका हमें विचलन लिखना है। अब विचलन कल भी बताया था कि हमारे आधार से यदि संख्या ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, कम है तो कितनी कम है, वही हमारा विचलन होता है। तो ये जो 88 है वो हमारे आधार से कितना कम है? तो कितना कम है? 12 कम है। तो यहाँ इसका विचलन कितना लिख देंगे जी? हम 12 लिख देंगे। ये लो लिख दिया 12। अब ध्यान रखना, यहाँ लिखा तो 12 है लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 1 और 2 पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। और सबसे पहले इस लाइन का योग करेंगे। इस लाइन का क्या करेंगे? योग करेंगे। तो इस लाइन में कितना है? केवल 1। तो ये लो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया?
1 लिख दिया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, योग, और इस लाइन में केवल ही 1 दे रखा है तो हमारा कितना आ गया, 1। अब इस 1 को इन दोनों से गुणा करवाना, दोनों से, यानी 1 को किससे गुणा करवाना है, 1 से, फिर 1 को किससे गुणा करवाना है, 2 से। तो बोलो देखें 1 को किससे गुणा करवाया, 1 से, कितना आया, 1। 1 को किससे गुणा करवाया, 2 से, कितना आया, 2। तो इसको हमने इन दोनों से गुणा करवाया तो हमारे पास में आया 1 और 2 आ गया। तो अब देखो हमने इसको जोड़ा, इसके नीचे नहीं लिखना है, आगे वाले अंकों के नीचे कितना लिखा है यहाँ 1, और इसके नीचे कितने लिखे, 2। देखो ये कब तक करना है, जब तक हम लास्ट वाले अंक के नीचे तक संख्या नहीं लिख देते हैं। आओ, हो गया इतना। अब वापस उसी को दोहराना है हमें जो अभी किया था। देखो जो योग किसका किया था, इस वाली लाइन का, अब इस कौन से स्तंभ का करेंगे, इस वाले का। तो 0 और 1 कितना हो गया, कितना हो गया, 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। 1 को वापस इन दोनों से गुणा करवाओ, तो 1 को 1 से गुणा करवाया 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करवाएगा 2 आएगा। तो कितना आया हमारा, 1 और 2। तो देखो इसको जोड़ा, इसको नीचे नहीं लिखना है, आगे वाले अंकों के नीचे लिखना है 1 और 2। आओ अब देखो हम लास्ट वाला जो अंक है उसके नीचे तक हमने संख्या लिख दी, तो केवल इनका योग करना है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 हो गया जी 5। 1 और 2 कितना हुआ, 1 और 2 हुआ 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4। ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें एक बात देखनी है कि ये जो है, मैंने कल बताया था कि यहाँ जो आता है वो हमारा क्या होता है, भागफल, और यहाँ जो आता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल। तो मैंने कल बताया था कि शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा ही क्या रहना चाहिए जी, छोटा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए छोटा, शेषफल रहना चाहिए। किससे रहना चाहिए छोटा, भाजक से रहना चाहिए। तो ये आपका पहली प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न था, निखिलम विधि से भाग कीजिए, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं परावर्त्य विधि से भाग। परावर्त्य विधि से भाग, यदि आपको निखिलम विधि आ गई तो परावर्त्य विधि से भाग भी आपको आ जाएगा। तो देखो परावर्त, इसको उतार लो एक बार। उतार लिया, चलो आगे वाला करते हैं। अब हम करते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है परावर्त्य विधि द्वारा या विधि से भाग कीजिए। क्या कीजिए, भाग कीजिए। किससे, परावर्त्य विधि से। देखो निखिलम विधि और परावर्त्य विधि दोनों एक दूसरे की पूरक है। कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, कल निखिलम में मैंने बताया था कि जो विचलन है वो हमेशा ही प्लस का यानी पॉजिटिव धनात्मक आता है। चाहे वो माइनस का है तो भी आपको धनात्मक लेना है, और प्लस का आता है तो धनात्मक लेना ही है। परावर्त्य विधि में क्या करना है, इसमें क्या अंतर है, तो इसमें अंतर इतना ही है कि जो विचलन है वो अगर माइनस में आता है तो माइनस में लेना है, और यदि प्लस में आता है तो प्लस में लेना है। बाकी काम जो है वो हमारा निखिलम विधि के समान ही हो जाएगा। इसका प्रश्न देखते हैं। एक 1154 में भाग देना है, 1154 में भाग देना है। किसका भाग देना है, 103 का भाग देना है जी। 1154 में 103 का भाग देना है। देते हैं भाग। सेम अपनी जो निखिलम विधि है उसकी जैसी की जैसे हो जाएगा। सबसे पहले जो पीछे वाला भाजक है, इस भाजक का हमें क्या देखना पड़ेगा,
आधार देखना पड़ेगा। तो ये जो 103 है, इस 103 का आधार कितना लेंगे? तो ये 103 है वो किसके पास में है? 100 के पास में। अब ये 100 के पास में है तो इसका आधार कितना हो जाएगा? इसका आधार कितना हो जाएगा? बोलना देखें, आधार कितना हो जाएगा? 100। यहाँ लिख दिया हमने आधार 100। वही जो निखिलम विधि में हम 3 खंड बनाते हैं, वही 3 खंड इसमें भी हमें बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि निखिलम विधि के समान ही ये विधि है। करते हैं, निखिलम में क्या बताया था, उसी में उसका जैसे के जैसे इसमें करना है। आगे वाला खंड है उसमें क्या आता है? भाजक। या फिर ऐसे याद कर लो कि पीछे वाली संख्या कहाँ आएगी? पहले खंड में, यानी आगे वाले खंड में। पीछे वाली संख्या कहाँ आएगी? आगे आएगी। तो यहाँ कितना लिख दिया हमने? 103। हाँ, अब द्वितीय और इसमें दोनों में कौन सी संख्या आएगी? आगे वाली। आगे वाली मतलब भाज्य आएगा हमारा। अब हमारे आधार में कितने जीरो हैं? 2 ही तो दे रखे हैं ना, 0। तो इस लास्ट वाले जो खंड है उसमें कितने अंक आएंगे? 2। तो 2 लिखते हैं। तो कितने अंक आ जाएंगे इसमें? एक तो आ जाएगा 5 और एक कितना आ जाएगा? 4। बाकी खंड में बीच वाले। आओ, अब क्या करेंगे? अब इसका विचलन लिखते हैं। निखिलम में भी क्या लिखते हैं? इसका विचलन लिखते हैं जी। ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पे विचलन। कल भी बताया था मैंने 103 का विचलन कितना होता है? तो 103 है वो हमारे 100 से क्या है? ज़्यादा। अब कितने ज़्यादा है जी? तो 3 ही तो ज़्यादा है ना। लेकिन समस्या कहाँ है कि यहाँ कितने अंक आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं। 2 जीरो आ रहे हैं ना। तो अपने विचलन में भी कितने अंक होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। तो विचलन में 2 कैसे बनाएंगे? 0 और 3। ये हमारे निखिलम विधि के समान ही हो गया। इतना तो अपन निखिलम विधि में भी करते हैं। अब इसमें परावर्त्य में क्या होता है फिर अलग से? तो परावर्त्य में करने के लिए देखो, परावर्त्य का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। अब बदलाव कैसे होता है? तो देखो, प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। माइनस का उल्टा प्लस। गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा होता है। दिन का उल्टा रात। वैसे ही हमें क्या करना है? परावर्त्य अंक लाना। परावर्त्य अंक मतलब जो हमारा विचलन है उसको परावर्तित करना। परावर्तित करना मतलब बदलना है। बदलते हैं। अब कैसे बदले सर? इस 3 को उल्टा करे क्या? तो 3 उल्टा नहीं होगा बेटा। क्या करना है कि यदि विचलन प्लस में है तो परावर्त्य करेंगे तो उसको माइनस में बना देंगे। और यदि विचलन किस में है? माइनस में है तो किस में बना देंगे जी? प्लस में बना देंगे। देखो, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि 0 जो होता है वो न तो क्या होता है जी? धनात्मक। यानी न तो ये किसका होता है? प्लस का होता है। और न ही किसका होता है? ये ऋणात्मक, यानी ये माइनस का भी नहीं होता है। तो 0 को हम नहीं बदल सकते, चाहे वो 0 दिया हुआ है तो वो किसका भी है, नहीं बदल सकते। तो देखो, 0 दे रखा है, 0 को तो नहीं बदल सकते, तो ये 0 ऐसा का ऐसा आ गया। और क्या है? 0 को हम नहीं बदल सकते तो 0 का ये ऐसा का ऐसा परावर्त्य अंक नहीं हुआ। 3 किसके हैं जी? यहाँ प्लस के। 3 किसके हैं? प्लस के। तो 3 को तो बदल सकते हैं, तो 3 किसके हो जाएंगे जी? माइनस के। बस, बाकी काम हमारा निखिलम के जैसा का जैसा होगा। करते हैं। देखो, पहले वाले का योग करो, इस पहले वाले का योग, पहली का, तो कितना आएगा इसका योग? इसका योग आ गया हमारा 1 आ गया। अब इस 1 को हमारे परावर्त्य अंक से गुणा करवाना है, तो गुणा करवाते हैं। 1 को 0 से गुणा करवाया, 0। 1 को -3 से गुणा करवाया, -3। तो क्या है हमारे पास में? 0 -3। इसके नीचे नहीं लिखना है, आगे वाले के नीचे 0 और उसके आगे वाले के नीचे -3। अब दूसरे वाले को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 1।
1 को फिर इन दोनों से गुणा करवाओ तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 3, 1 को 0 से करवाया 0, 1 को -3 से करवाया -3। तो इसके नीचे नहीं लिखना है, आगे वाले के नीचे 0 और -3 हो गया। अब देखो लास्ट वाले अंक के नीचे तक आ गए तो हम इसका टोटल करेंगे। देखो क्या है, ये कितने हैं 4 और ये क्या है -3। अब 4 - 3 तो 4 - 3 कितना होता है जी, 4 - 3 होता है हमारा 1। 5 - 3, अब 5 में से 3 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 2 रह जाएंगे, ये लो जी 2। अब देखो हमारा जो शेषफल है वो भाजक से क्या है छोटा है, तो ये हमारा भाग क्या हो गया कंप्लीट। तो ये हमने आज प्रावर्त्य विधि से भाग कर लिया, कल वापस इसी को और करेंगे।